स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। 2022 में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे नई नई परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली हैं। तो हम आप लोगों से यही मनोकामना करेंगे कि आप लोग उस परीक्षा में सफल हों और एक नए मुकाम को, नए यश को, नए सम्मान को प्राप्त करें। तो अब हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी अन्य लेखपाल वगैरह जैसे छोटे छोटे परीक्षाएं हैं, उसके लिए ये इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। हम लोगों ने यूपीएसआई के बैच में भी पढ़ रहे थे कि इंडियन पॉलिटी को, लेकिन उसमें थोड़ा डीप स्तर से पढ़े हम लोग। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के जो भी पॉलिटी का सार है और परीक्षा से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको सीधे फैक्चुअल रूप से पढ़ा जाएगा, संक्षिप्त रूप में पढ़ा जाएगा और जो एकदम अत्यंत उपयोगी है उसी को पढ़ा जाएगा और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाएगा कि आप लोग कवर अप कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं रहेगा। जितना पढ़ना रहेगा उतना मैं बताऊंगा आप लोग को, उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा लगभग। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी पेपर हो उसमें 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन उसको पूछना ही पूछना रहता है। और जब आप लोग इस पे कमांड बना लेते हैं तो एक आप लोग का वेटेज हो जाता है और उस वेटेज का आप लोग का ये लाभ रहेगा कि कहीं भी जाएंगे तो सीधे उस प्रश्न को बिना पढ़े भी हल कर ले जाएंगे, क्योंकि ये एक समझने वाली चीज़ होती है। जो अमूमन देश परिवेश में चल रहा सिस्टम होता है उसी से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद कल से क्लासेज को कंटिन्यू किया जाएगा। इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। हम लोग को क्या पढ़ना है? भारत का संविधान को पढ़ना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोग सबसे पहले इसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या आएगा कि आप लोग इतना जानते होंगे कि 1700 जो भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले कौन से कानून चल रहे थे। तो उसी में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर 1792, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, 33 का चार्टर अधिनियम, 53 का, फिर 58 का, फिर ऐसे ऐसे जो भी 1919 का, 1935 का। तो उसके कुछ कुछ प्रावधानों को हम लोग इसमें पढ़ा जाएगा, समझिएगा चीज़ों को। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को कि जब अंग्रेज जाते हैं तो वो एक संविधान सभा बनाते हैं। यहाँ पे क्या रहता है कि जब देश हम लोग का प्राचीन काल से राजाओं महाराजाएं हम लोगों पे शासन करते आ रहे थे और वो अपने हिसाब से देश को चला रहे थे। चलाने का तात्पर्य कि वो जो चाहते थे वो करते थे, जिसको मन उसको न्याय देते थे, जिसको मर्जी न्याय न दें। तो जो भी कहाँ आक्रमण करना है, कैसे सीमा को सुरक्षित करना है, सब वो एक व्यक्ति में निहित होता है। खैर उनका भी मंत्रिपरिषद हुआ करता था, वो बात अलग है। वो सब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। तो वहाँ पे आते हैं अंग्रेज, भारत में अंग्रेज आते हैं धीरे धीरे। वो यहाँ पे व्यापार करने आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, और यहीं पे बस के धीरे धीरे रेगुलेटिंग करने लगते हैं। जो दीवानी अधिकार रहता है छोटे छोटे राजाओं से फिर बड़े बड़े राजाओं तक, सबका वो दीवानी अधिकार से लेके सैनिक अधिकार पूरा ले लेते हैं। चूंकि यह एक कंपनी होती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने हिसाब से चलाने लगती है। तो वहाँ के भी लोग हैं, वहाँ के भी जो उच्च तबका होगा वो कहेगा कि भाई वही कंपनी क्यों लाभ कमा रही है, हम भी कमाएंगे वहाँ पे जाके। तो ब्रिटिश की सरकार ने, वहाँ पे भी एक सरकार का गठन उस समय हो चुका था। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया कि धीरे धीरे इस कंपनी पे अंकुश लगाना शुरू किया और भारत के लिए
धीरे धीरे कानून भी बनाना शुरू कर दिया इसने। तो यही इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होता है। पहले संविधान लिखित तो कित नहीं होता था। पहले क्या होता था कि सीधे शासन करना है, एक प्राचीन परंपरा के अनुसार अपने हिसाब से राजा शासन चलाता था, जैसे कि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, तो उसी हिसाब से ये लोग काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे संवैधानिक हर देशों में उसका कानून लिखा जाने लगा, और वो कानून जो होता था वो युक्त रूपों से होता था। हर नागरिकों को बुनियादी रूप से अधिकार दिया जाता था, कौन किस प्रकार से कार्य कर सकता है उसको उस संविधान में उल्लेख किया जाने लगा। तो ये सब इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, संविधान सभा। इन परीक्षाओं में इस पोर्शन से भी काफी प्रश्न उठा देता है, तो उसमें भी कुछ संक्षिप्त नोट्स है वो पढ़ा जाएगा उसको। फिर इसमें संविधान को पढ़ा जाएगा, जो संविधान लागू हो गया उसको पढ़ा जाएगा। संविधान में क्या पढ़ा जाएगा, प्रत्येक भाग पे, हर भाग है उस पे कुछ नोट्स हैं उसको पढ़ा जाएगा। फिर जो आयोग हैं, विभिन्न आयोग हैं, आयोग को पढ़ा जाएगा। कई आयोग हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया या अन्य आयोग हो गया। इसके लिए मैं एक चीज़ अलग से बताता हूँ। तो इतना हम लोग को पढ़ना है। संविधान में क्या है कि 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो उसको क्रमशः हम लोग अगले लेक्चर से शुरू किया जाएगा और उसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। आप लोग को एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, इसको जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को कभी भी देखना है हमको तो नॉलेज गेन करने के लिए नहीं देखना है, हमें क्लास को देखना है तो इसलिए देखना है कि मनोरंजन की दृष्टि से देखना है। नॉलेज तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो जाएंगे सीधे कि आलू खरीदना है हमको, तो मार्केट में किस रेट का पता करेंगे, केवल आलू का रेट पता करेंगे जगह जगह जाके। लेकिन आपको पता रहेगा कि घूमने जा रहे हैं तो क्या पता आलू का भी दाम पूछ लिए, प्याज का भी पूछ लिए, संतरा का भी पूछ लिए, सेव का भी पूछ लिए। तो इस तरह से आपको कई चीज़ें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और हमें खूब सीरियस होके क्लास को नहीं देखना है, हमें मनोरंजन की दृष्टि से देखना है क्लास को। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि फालतू की चीज़ें जानने से अच्छा होता है कि कुछ नॉलेज जो है वो शिक्षा का नॉलेज है वो हमारे अंदर एक्स्ट्रा हो जाए, वो ठीक है, वो भले ही उपयोगी ना हो। तो ये तो खैर उपयोगी ही चीज़ है, तो हमें इसलिए इसको देखना है। तो देखिए संविधान में क्या होता है, एक संवैधानिक। संवैधानिक मतलब क्या होता है कि जिस भी चीज का, जिस भी लॉ का या जिस भी विधि का या जिस भी पद का, जिस भी अधिकार का या जिस भी कर्तव्य का उल्लेख यदि संविधान में है, यानी कि आर्टिकल 101 से लेकर 395 तक के बीच में है, उसे संवैधानिक कहते हैं। यदि कोई कमीशन है, आयोग है, यदि संविधान के द्वारा बनाया गया है, उसको संवैधानिक आयोग बोला जाएगा। जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, वित्त आयोग, चुनाव आयोग हो गया, ये सब संवैधानिक आयोग हैं। एक होता है संविधानेतर। संविधानेतर यानी कि संविधान से इतर, जैसे कि उसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, वो संविधान से हट के बनाया जाता है, तो उसको बोला जाता है संविधान से इतर। लेकिन वो किसी लॉ का या किसी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। जैसे योजना आयोग हो गया या नीति आयोग, ये संविधानेतर निकाय है। आगे है असंवैधानिक। ये चीजें जान लीजिए, आगे काफी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग को समझने में, क्योंकि आगे ये सब चीज आएंगी। असंवैधानिक क्या होता है, ये भी संविधान में नहीं होता है, ये भी संविधान में नहीं था, ये भी संविधान में नहीं होता है। लेकिन ये क्या कहता है,
ये संविधान के खिलाफ बात करता है, यानी कि संविधान का विरोध करता है, इसलिए ये असंवैधानिक होता है। संविधानेतर जो होता है संविधान में नहीं है लेकिन वो वैलिड है, योजना आयोग वैलिड है, लेकिन असंवैधानिक वैलिड नहीं है। आप कहेंगे संविधान कहता है कि 35 साल के बाद वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, यदि कोई 33 साल का राष्ट्रपति बन गया तो वो असंवैधानिक होगा। क्या होगा? असंवैधानिक। तो इसे असंवैधानिक बोला जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को। अगला आता है सांविधिक। सांविधिक क्या होता है कि जिसका उल्लेख संविधान और विधि, संविधान क्या देती है? अधिकार देती है विधि बनाने की, और उसका उल्लेख संविधान में भी है और कुछ विधि में भी है, तो उसे सांविधिक बोला जाता है। यानी कि सांविधिक संविधान में और किसी विधि में या अधिनियम, विधि से तात्पर्य यहाँ पे अधिनियम है, किसी अधिनियम के द्वारा दिया जाता है। जैसे सांसद का चुनाव लड़ने की शर्तें होती हैं, तो वो कुछ तो संविधान में दे दिया गया है कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, लेकिन कुछ चीज जो संसद के चुनाव लड़ने के लिए कानून है उस पे अधिनियम बनाया गया, उसमें दिया गया है, तो उसे सांविधिक बोला जाएगा। जैसे कि मत देने का अधिकार है, तो ये सब सांविधिक अधिकार है। एक होता है विधिक। विधिक क्या होता है? यानी वो किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाया जाता है। ये संविधान में नहीं होता है, ना ही असंवैधानिक होता है, ना ही सांविधिक होता है, या ना ही संवैधानिक होता है। ये एक विधान द्वारा बनाया जाता है। हाँ, एक कोई विधान जो है वो असंवैधानिक हो सकता है। कोई लॉ बनाया गया है वो असंवैधानिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि संविधान कुछ और कह रहा है, संविधान कह रहा है कि भारत के नागरिक को समता का अधिकार रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। ये विधान आके कहता है कि नहीं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा अधिकार नहीं रहेगा, किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं रहेगा, जीवन जीने का अधिकार नहीं रहेगा उसका, तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संविधान के विपरीत बात कर रहा है। तो संविधान और जहाँ पे अन्य विधियों में, जैसे कि जगह जगह अधिनियम बनाया गया है, उस अधिनियम में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी आपस में विरोध होता है। ये कह रहा है कि हम पूरब चलेंगे, वो कह रहा है कि नहीं पश्चिम चलेंगे, तो वहाँ पे संविधान यदि पूरब कह रहा है चलने के लिए तो पूरब चला जाएगा। हाँ, पूरब के रास्ते पे हम सजावट के साथ चलेंगे, ये विधान कह रहा है, तो ये वैलिड रहेगा। यानी चलना क्या है? हमें संविधान के रास्ते पे चलना है, वही हमारी नींव है, वही अधिकार एवं कर्तव्य देती है, और उसी के आधार पे हमें चलना है। ठीक, तो चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। ये सब बातों का आपको उल्लेख मिलने वाला है। तो कल से हम लोग इसकी कहानी को शुरू करेंगे। किस प्रकार से है, बहुत ही कम क्लासों में इसको समाप्त किया जाएगा, और जो भी आपका सार है वो इसके अंतर्गत आपको दिया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा, और इसमें जुड़ के ध्यान से पढ़ाई करिए। भले ही सब्सक्राइब ना भी करिएगा, लेकिन क्लास को देखिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद है। हम लोग का यही उद्देश्य है कि आप लोगों तक जो शिक्षा है वो सुलभ कराया जाए, जो उसकी आसानी है पढ़ाई की उसको बांटा जाए। जिस प्रकार से हम अपने आप से संविधान समझ रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी समझाने का प्रयास किया जाता है कि एक अवेयरनेस आप में बनी रहे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल से हम लोग क्लास को इसी समय पे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।